बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का नियम, वेक्टर सदिश बीजगणित में त्रिभुज के नियम। और इन त्रिभुज के नियम में सबसे पहले, जैसे आप लोग ये जानते होंगे, राशि तीन होती है: अदिश राशि, सदिश राशि और पदिश राशि। अदिश राशि का मतलब जिन भौतिक राशि को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। एक प्रदिश राशि भी होती है, वह ऐसी राशि होती है जिनका परिमाण भिन्न भिन्न अक्षों के साथ भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे जड़त्व गुण और पतबल, ये दोनों प्रदिश राशि के उदाहरण में आते हैं। जैसा इसका ट्रिक हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, उन आर्द्रता को चबा दो अदिश राशि के लिए, और विश्वत का मतलब है सदिश राशि। इन ट्रिक के अंतर्गत हम कुछ अदिश राशि के उदाहरण और कुछ सदिश राशि के उदाहरण को जान सकते हैं। आज कुछ प्रश्न लेकर के हम आपके सामने आए हैं, जिनमें ट्रायंगल ऑफ रूल को हम लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज के नियम के बारे में अध्ययन होगा। इनसे पहले कि त्रिभुज का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो त्रिभुज का नियम का मतलब आपको यह हम बता चुके हैं बच्चों कि अगर कोई त्रिभुज दिया जाए और उन त्रिभुज में दो जो उसकी भुजा है उनकी दिशाएं एक समान हो, लेकिन जो तीसरी वाली भुजाएं हैं उनकी दिशाएं समान ना हो बल्कि उससे अलग हो जाए, तो उन त्रिभुज में हम त्रिभुज के नियम को लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये ट्रायंगल है और इन ट्रायंगल में बी से सी की दिशा हो और सी से ए की दिशा हो, और अगर अब ए से बी की दिशा अगर हो गया, तो इसका मतलब इन ट्रायंगल में हम त्रिभुज के नियम को नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मान लो कि अगर ट्रायंगल दिया गया है एबीसी और एबीसी ट्रायंगल में बी से सी की दिशा हो और फिर सी से ए की दिशा हो, और अब अगर ए से बी की दिशा न होकर के बी से ए की दिशा हो जाए, तो इसमें त्रिभुज के नियम लग सकता है। त्रिभुज का नियम ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ट्रायंगल में लग ही जाएगा। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज का नियम तो तभी लग पाता है जबकि दो भुजाओं की दिशाएं एक समान हो, लेकिन जो तीसरी वाली भुजा हो, कोई भी एक तीसरी वाली जो भुजा हो, उसकी दिशाएं जो हो वो बिल्कुल ही उन दोनों ही भुजाओं से अलग हो। जैसे इसमें त्रिभुज का नियम नहीं लग पाएगा और इसमें त्रिभुज का नियम लग जाएगा। बच्चों, तो आप ये भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का नियम क्या होता है। तो त्रिभुज का नियम का मतलब ये बताया गया है, पीछे वाले वीडियो में ये बताया गया था कि त्रिभुज का जो नियम है, जिन दोनों की दिशाएं एक समान होती हैं, जिन दोनों ही भुजाओं की दिशाएं एक समान होती है, उन दोनों का जो योगफल होता है वह अकेले ही तीसरी भुजा के मान के बराबर हो जाता है, जिसकी दिशाएं उन दोनों ही वेक्टर से भिन्न होती है। अगर मान लो कि तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों की दिशाएं अगर एक समान हो और वेक्टर ए की दिशा अलग हो, तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए का मान वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मान के बराबर होगा। तो आज हम कुछ इस पर प्रश्न करेंगे त्रिभुज के नियम पर। और ये त्रिभुज के जो नियम पर जब हम लोग प्रश्न को करेंगे, तो जैसे एक प्रश्न है, यहां पर प्रश्न ये है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, या फिर ये कहिए कि एबीसीडी चार वो बिंदु हैं, वो चार बिंदु पर ये एबीसीडी ये चार वो बल कोई कार्य कर रहे हैं। वेक्टर में एबी, वेक्टर में बीसी, वेक्टर में सीडी और प्लस में वेक्टर में एडी के मान को बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग तो ये देखेंगे कि ये चतुर्भुज है, और अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में त्रिभुज कहां से? क्योंकि आप तो जो नियम जानते हैं वो त्रिभुज का जानते हैं, चतुर्भुज का नियम नहीं जानते हैं। तो चतुर्भुज को त्रिभुज बना दीजिए। अब आप कहेंगे क्या करना होगा? तो ए से सी को मिलाना होगा। अगर आपने ए से सी को मिला दिया बच्चों, तो ये अब चतुर्भुज जो है वो दो त्रिभुजों में बट गया है। अब इन त्रिभुज, जब ये चतुर्भुज त्रिभुजों में बट गया है, तो त्रिभुज का क्या नियम लग पाएगा? तो देखते हैं, ए से बी की दिशा और ये बी से सी की दिशा दोनों ही एक समान है, लेकिन अगर यही ए से सी की दिशा हो जाए, इसका मतलब यह होगा कि इन दोनों ही वेक्टर की जो योगफल आएगा वो वेक्टर में एसी के मान के बराबर होगा। जैसा अभी पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले क्लास में आपको बता दिए हैं, ये वेक्टर में एसी होगा, वेक्टर एबी और प्लस में वेक्टर में बीसी का जो मान होगा यह वेक्टर में एसी के मान के बराबर होगा। फिर अगर देखा जाए कि क्या ये वेक्टर में सीटी, तो सी से अगर डी की दिशा हम देखें तो वो सी से डी की दिशा है, और फिर सी से डी की दिशा के बाद अगर हम देखेंगे यहां से, तो ये
ये वेक्टर में AC लिखेंगे और वेक्टर में AC प्लस पे वेक्टर में CD और प्लस पे वेक्टर में AD लिख देंगे। अब अगर देखेंगे वेक्टर AC A से C की दिशा है ये, और फिर ये C से D की दिशा है, तो A से C की दिशा और C से जो D की दिशा बनी है ये वेक्टर में AD के मान के बराबर हो जाएगी। यानी वेक्टर में AC और प्लस में वेक्टर में CD का जो मान होगा वेक्टर में AD और प्लस वेक्टर AD, यानी हमारा कंप्लीट जो आंसर होगा वो 2 वेक्टर में AD होगा। इस तरह से हम त्रिभुज के नियम पर कुछ अभी प्रश्न को करेंगे। जैसे पहला प्रश्न था, इनमें 4 को बल आप लोगों को दिया गया था और सभी का परिणामी आपको ज्ञात करना था। तो त्रिभुज के नियम को बच्चों आप याद रखना कि त्रिभुज का नियम किसी भी ट्रायंगल में तभी लगा सकते हो जबकि दोनों का जब योगफल आप करें, दोनों का जब योगफल आप लोग करें तो वो तीसरी वाले के मान के बराबर आएगा। ये त्रिभुज का नियम होता है और लगने के लिए जरूरी है कि जो दो भुजा दी गई हैं उन दोनों भुजाओं की दिशाएं एक समान होनी चाहिए और तीसरा की दिशा उससे कुछ अलग होनी चाहिए। जैसे मान लो कि ये दूसरा हम प्रश्न कर रहे हैं, वेक्टर में AB 2 वेक्टर BC 2 वेक्टर CD वेक्टर DA और वेक्टर में DB है। प्रश्न पूछा है ये संतुलन में है या नहीं। आप समझेंगे कि आपको तो क्लास में ये बताया गया है कि सभी का योगफल बताओ, इन सब का परिणामी बल बताओ। ये दे दिया कि ये 2 वेक्टर AB 2 वेक्टर BC 2 वेक्टर CD वेक्टर DA वेक्टर DB संतुलन में है या नहीं है। तो संतुलन में होना और संतुलन में न होना ये परिणामी बल पर ही निर्भर करता है। अगर आपने सभी बलों का परिणामी बल निकाला और परिणामी बल शून्य आ गया तो समझ जाना कि बल संतुलन में है, और अगर शून्य नहीं आया तो बल समूह संतुलन में नहीं है। जैसे दैनिक जीवन में एक उदाहरण देते हैं हम आपको, मान लो कि कहीं रस्सी प्रतियोगिता या मान लो कि कहीं कुश्ती का खेल हो रहा है और मान लो बच्चों की एक टीम में 8 खिलाड़ी हो और एक टीम में 5 खिलाड़ी हो, और 8 खिलाड़ी वाली जो टीम है उन्होंने 5 खिलाड़ी वाली टीमों पर मान लो कि 25 न्यूटन का बल लगा दिया, और जो 5 खिलाड़ी वाली जो टीम है उन्होंने भी 8 खिलाड़ी पर 25 न्यूटन का ही बल लगा दिया। अब इस स्थिति में क्या होगा? अब इन स्थिति में यह होगा कि ना 8 टीम वाली खिलाड़ी 5 टीम वाली को खींच पाएंगे और ना 5 खिलाड़ी वालों की टीम जो है 8 खिलाड़ी वाले को खींच पाएंगे। उन स्थिति में 8 खिलाड़ी वालों का टीम और 5 खिलाड़ी वालों का टीम संतुलन में होगा, ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। कोई भी टीम जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींच नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने भी 25 न्यूटन का बल लगाया और उन्होंने भी 25 न्यूटन का ही बल लगाया। लेकिन अगर परिणामी बल इन दोनों का आप ज्ञात करेंगे तो इसकी दिशा अलग अलग है। अगर मान लो कि इसकी दिशा पूरब से पश्चिम है तो इसकी जो दिशा है पश्चिम से पूरब की तरफ हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये परिमाण भले ही बराबर हैं लेकिन ये दिशा इनकी अलग अलग है, यानी कितना आया 0 आया। तो संतुलन में होने का मतलब ये हुआ, संतुलन में होने का मतलब यह हुआ कि जितने भी बल लगाया जाए अगर उन सभी बलों का परिणामी आप निकाले और शून्य आ जाए, इसका मतलब समझ जाना कि ये बल समूह जो है ये संतुलन में है। मान लो बच्चों की एक बिंदु O दिया गया है और इन O पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कई को बल कार्य कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये OA है, OB है, OC है, OD है, OE है। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये जो बिंदु O है O वहां पर जो बल ये सब कार्य कर रहे हैं ABCDE सब संतुलन में है। तो ये बल समूह संतुलन में तभी होगा जब वेक्टर OA वेक्टर OB वेक्टर OC वेक्टर OD और वेक्टर OE का मान 0 आए। ये याद रखना बच्चों कि संतुलन में ये पूछा जाता है बल देकर के, ये आप लोगों से पूछा जाता है कि ये बल समूह संतुलन में है या नहीं है। बल समूह अगर संतुलन में होगा तो निश्चित है कि उन सबका परिणामी बल 0 होगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ये बल समूह संतुलन में रहने के लिए परिणामी बलों का मान 0 होगा। इस तरह से प्रश्न देकर ये पूछा जाएगा। तो अगर इसका हम परिणामी वेक्टर को ज्ञात करें, वेक्टर AB 2 वेक्टर BC 2 वेक्टर CD वेक्टर DA प्लस में वेक्टर में DB के मानों को अगर ज्ञात किया जाए, अब आप तो समझेंगे कि ये वेक्टर में AB है, BC तक तो बात समझ में आ रहा था, ये 2 वेक्टर BC क्यों दे दिया? तो 2 वेक्टर BC अगर दिया है तो आप इसको वेक्टर BC प्लस वेक्टर BC कर सकते हैं। आप फिर समझेंगे कि CD तो ठीक है लेकिन ये 2 वेक्टर CD क्यों दे दिया? आपको तो क्लास में समझेंगे कि बताया गया था CD है, 2 वेक्टर CD क्यों दे दिया? 2 वेक्टर CD को आप पहले अलग अलग तो करो, CD प्लस CD करो, प्लस में वेक्टर में DA और प्लस में वेक्टर में DB के मान निकालो। अगर ये 0 आ जाएगा तो समझ जाना कि ये जो समूह है ये बल समूह है, ये बल समूह संतुलन में है।
जीरो नहीं आएगा तो बस समूह संतुलन में नहीं होगा। आइए देखते हैं, चेक करते हैं इसको। समझो अगर वेक्टर में ए बी और प्लस में वेक्टर में बी सी है, अगर आप कंस्ट्रक्शन यहां से कर दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए, क्योंकि चतुर्भुज का नियम हमें मालूम नहीं है, हमें त्रिभुज का नियम ही मालूम है। अगर वेक्टर में ए बी और वेक्टर में बी सी को हमने जोड़ा तो ये त्रिभुज का नियम तो तभी लगेगा जबकि ये वेक्टर में ए सी के मान के बराबर होगा। अगर बीसी में सी डी को हमने जोड़ा, ध्यान दो यहां पर, अगर वेक्टर में बीसी में वेक्टर में सी डी को हमने जोड़ा तो इसमें तो त्रिभुज का नियम तभी लग पाएगा जबकि ये वेक्टर में भी डी हो, क्योंकि बीसी सी डी और डी भी अगर हो जाएगा तो ये त्रिभुज का नियम नहीं लग पाएगा। तो बीसी में जब हम लोगों ने सी डी को अगर जोड़ा तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि ये वेक्टर में बीटी के मान के बराबर हो जाए। आगे देखते हैं सी डी में डी को जोड़ करके क्या करते हैं। अगर ये सी डी दिया गया है, सी डी तो सी से डी की दिशा है और ये फिर डी से ए की दिशा है बच्चों, तो सी डी और डी अगर हम लोग करते हैं तो अब हमको ए सी नहीं चाहिए, हमको सी ए चाहिए। तो सी डी और प्लस में डी ए जो होगा ये त्रिभुज के नियम से वेक्टर में सी ए के मान के बराबर हो जाएगा। प्लस में आगे वेक्टर डी बी भी दिया गया है। कल आप लोगों को ये भी हम बता चुके हैं कि वेक्टर ए बी को अगर बी ए लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ए बी को बी ए लिखना चाहते हो तो लिखो, बी डी को डी बी लिखना चाहते हो तो लिखो, ये आपके ऊपर है। लेकिन उसके लिए केवल आपको सामने माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसलिए एक सामने माइनस का केवल चिन्ह लगा दो और लिख लीजिए वेक्टर में ए सी प्लस में वेक्टर में बी डी है, सी ए को आप माइनस ए सी कर दो, लिख सकते हो। डीबी, ये जो डीबी दिया गया है डीबी, डीबी को बीडी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, एसी से एसी और बीडी से बीडी कट गया और कट करके ये जीरो आ गया। कोई भी जो प्रश्न होंगे अगर त्रिभुज के नियम पर, कोई भी जब आप लोग प्रश्न करेंगे बच्चों, ये भले ही चतुर्भुज बनेगा पंचभुज बनेगा, लेकिन ना आपको चतुर्भुज का नियम पता है और ना ही पंचभुज का नियम पता है, आपको तो केवल त्रिभुज का नियम पता है। इसलिए जैसे ही चतुर्भुज दिया जाएगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर करके त्रिभुज बना लेना। और जितने भी चतुर्भुज दिया गया था हमने फिर रचना कर करके त्रिभुज बना लिया। पंचभुज भी दिया जाएगा तो हम त्रिभुज ही बनाएंगे, खंडभुज भी दिया जाएगा तो त्रिभुज ही बनाएंगे, यहाँ तक कि अष्टभुज भी दिया जाएगा तो कंस्ट्रक्शन कर करके त्रिभुज ही बनाएंगे। क्योंकि हमें न चतुर्भुज का, न पंचभुज का और न षटभुज का, न अष्टभुज का नियम मालूम है। हमको तो केवल और केवल मालूम है त्रिभुज का नियम। और क्या है त्रिभुज का नियम, ये बार बार हम बता रहे हैं कि त्रिभुज का जो नियम होता है बच्चों, त्रिभुज का नियम केवल और केवल इतना ही है। त्रिभुज का नियम केवल और केवल इतना ही है बच्चों कि अगर दो गो की दिशा एक समान होंगी, दो गो वेक्टर की दिशा एक समान हो और तीसरी वाली की जो दिशा हो वह अलग अलग हो, और दोनों का जो योगफल होगा, दोनों का जो योगफल वो आप लोगों का जिसकी दिशा अलग होंगी उनके मान के, यानी दोनों का योगफल अकेले उनके मान के बराबर होगा। बच्चों एक जैसा प्रश्न है, एक प्रश्न ये है बच्चों कि ए बी सी डी एक पंचभुज है। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। पंचभुज जैसे मान लेते हैं, ये तीन भुजा हुआ बच्चों, ये चौथा है, ये पांचवा है। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। इसमें हमसे ये कहा गया है कि ए बी सी डी एक पंचभुज है और वेक्टर में सबसे पहले ए बी, वेक्टर में ए बी के बाद जो दिए गए हैं इसमें वेक्टर में ए ई, वेक्टर में बी सी, वेक्टर में डी सी, वेक्टर में ई डी और वेक्टर में जो ए सी है वो एक बिंदु पर क्रिया कर रहे हैं। हम इसका परिणामी के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका जो परिणामी बल आएगा वो परिणामी बल कितना होगा। अब तो आप कहेंगे कि त्रिभुज तक तो ठीक था, त्रिभुज में हमें समझ में आ जाता है, त्रिभुज में आपको यह समझ में आ जाता है कि ये त्रिभुज है। चतुर्भुज आ गया तो ये भी हम बता चुके हैं कि चतुर्भुज को त्रिभुज बना दो। अब कहेंगे पंचभुज आ गया तो अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, आप फिर पंचभुज को त्रिभुज ही बनाएंगे। त्रिभुज आ गया तब तो करना ही है, त्रिभुज का ही नियम लगाना है। चतुर्भुज आ गया तो त्रिभुज बनाओ, पंचभुज आ गया तो त्रिभुज बनाओ, षटभुज आ गया तो त्रिभुज बनाओ, अष्टभुज भी आ गया तो बच्चों आपको त्रिभुज ही बनाना है। चलो देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि ये ए बी दिए गए हैं, ए बी वेक्टर में ए बी, फिर अगर देखा जाए कि वेक्टर में ए ई है, वेक्टर ए बी के बाद जो दिए गए हैं बच्चों ये वेक्टर में ए ई दिए गए हैं। वेक्टर ए बी और प्लस में वेक्टर में ए के बाद जो बच्चों दिए गए हैं वो वेक्टर में बी सी है, वेक्टर में डी सी है, यानी डी से सी की दिशा दिखाया गया है, फिर ई से डी की भी दिशा दिखा दिया गया है,
और ए से सी की दिशा दिखा दिया गया है। इन सबका योगफल पूछा गया है। कहा गया कि परिणामी बल बताइए, नहीं बीच में प्लस लगाते तो भी अगर कहा जाता कि परिणामी बल बताइए, आप समझ जाना कि परिणामी बल का मतलब केवल और केवल उतना ही होता है। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम इसको देखें कि ये वेक्टर में ए बी जो दिया गया है, वेक्टर में ए बी और प्लस में जो वेक्टर में बी सी दिया गया है, वेक्टर में ए बी और प्लस में वेक्टर में बी सी, इस ट्रायंगल में देखते हैं बच्चों तो वेक्टर ए बी और वेक्टर में बी सी ये कितना होगा, इसको पहले मिलाना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि बार बार आपको साथ साथ अगल बगल ही आपको दिया जाए और त्रिभुज का आप नियम लगा लेंगे। कॉमन सेंस का प्रयोग कर करके पूरा में देखना पड़ेगा। जैसे बच्चों ये वेक्टर ए बी और वेक्टर में बी सी, पहला और तीसरा को जब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर त्रिभुज के नियम हमें दिखाई दे रहा है, वेक्टर में ए सी आ रहा है। अगर देखा जाए बच्चों की, अगर मान लो कि ये वेक्टर में ए ई है, ए ई, जैसे देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे मान लो कि ये वेक्टर में ए ई है तो क्या ये अगर डीसी के साथ जोड़ दे तो कुछ मिलेगा? वेक्टर एई को डीसी के साथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि यहां पर वेक्टर में एई दिया गया है, वेक्टर में एई और वेक्टर में एई को ईडी के साथ जोड़ेंगे तो कुछ मिल सकता है। जैसा कि वेक्टर में डीसी दिया गया है, डीसी और डीसी को या फिर एसी को भी अगर इसके साथ जोड़े तो कुछ हमको मिल सकता है। चलो देखते हैं इसको। वेक्टर में एई और प्लस में वेक्टर में डी है बच्चों, वेक्टर एई है, वेक्टर में एई और वेक्टर में ईडी, ये वेक्टर एई है, वेक्टर ईडी। ऐसा करते हैं बच्चों की जी से ए को कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं तो एक ट्रायंगल बन गया ये, और ट्रायंगल का तो नियम यही है, एई और ईडी दोनों की दिशा बराबर है, इसकी दिशा अलग कर दो तो देखने को मिलेगा कि वेक्टर एई में जब हम लोगों ने वेक्टर में ईडी को जोड़ा था तो वो वेक्टर में ईडी आ गया। वेक्टर में ईडी और प्लस में यहां पर क्या है, वेक्टर में डीसी बचा हुआ है और प्लस में वेक्टर में एसी देखने को मिलेगा। वेक्टर में एसी और वेक्टर में ईडी, वेक्टर में ईडी और प्लस में वेक्टर में डीसी। अगर देखें तीसरे वाला जो ट्रायंगल बना, पहले इस ट्रायंगल में गए तो इस ट्रायंगल में, अब ये बीच वाले ट्रायंगल में हम आ रहे हैं, बीच वाले ट्रायंगल में वेक्टर ईडी और वेक्टर में डीसी, ये भी आप देखेंगे वेक्टर में एसी बन गया, यानी पहले भी एक वेक्टर एसी है, जोड़ने के बाद जो कंप्लीट आंसर होगा 3 वेक्टर में एसी। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए अलजेब्रा वेक्टर यानी सदिश जो बीजगणित था उसका पहले टाइप का सवाल था, ट्रायंगल ऑफ रूल या रूल ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के नियम पर। ये फर्स्ट टाइप का सवाल था। अब कल आप लोगों का दूसरा टाइप का प्रश्न लेकर के हम उपस्थित होंगे।